हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अगले वीडियो में उसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जब हम लोग चावल और पानी को मिलाकर उसे ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वो भात बन जाता है। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई। केमिस्ट्री आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जो क्रियाएं नित्य प्रतिदिन करते हैं उन सब में किसी न किसी प्रकार से केमिस्ट्री संबंधित है। बस ज़रूरत है तो आपको उन्हें ध्यान से देखने और समझने की। तो बस हम लोग इस वीडियो में वही बातें जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं? पहला विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको उसके अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का उत्सर्जन और चौथा है तापमान में परिवर्तन। ये सभी आपको जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो उनमें आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तथा उनके द्वारा बनाए गए पदार्थों को उनके अणुसूत्रों द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको हम लोगों ने हिंदी वाक्य के माध्यम से लिखा है। जब इसको हम लोग लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टेंड्स टू कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ जगह की कमी है इसलिए हमने इसे नीचे लिख दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ शब्द समीकरण। जब इसको हम लोग शब्द के माध्यम से लिखते हैं तो इसे बोलेंगे शब्द समीकरण। और ये हुआ आपका रासायनिक समीकरण। अगर आपको अणुसूत्र लिखने में कठिनाई होती है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे दिया है कि अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। आप उनको देखकर अणुसूत्र लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक को प्रतिकारक भी बोला जाता है। जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है अथवा जो पदार्थ अपघटित होकर अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपके अभिकारक या प्रतिकारक हुए। प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल को उत्पाद भी बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर उदाहरण देखा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में संयोग कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका प्रतिफल या उत्पाद हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकें और लाभ ले सकें। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार।
पहला है असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। वे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान ना हो, उसे असंतुलित या कंकालिक रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 है और प्रतिफल में 1 है। कार्बन में दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS दोनों में भी 1-1 तत्वों के परमाणुओं की संख्या है। ऑक्सीजन के तत्वों की परमाणुओं की संख्या 3-3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 1 है लेकिन प्रतिफल में 2 है और अभिकारक में 1 और प्रतिफल में 2 है। तो यहाँ पर इन दोनों अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अतः ये क्या हुआ? असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अभिकारक को LHS भी बोला जाता है और प्रतिफल को RHS बोला जाता है। तो यहाँ पर LHS में जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 और RHS में जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या LHS और RHS दोनों में 2-2 है। सल्फर के परमाणुओं की संख्या भी समान है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी समान है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अगर इन तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है तो इसे हम लोग अनेक विधियों द्वारा संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में आपको दिक्कत होती होगी तो उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप चाहें तो उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है। इससे समय की बचत होती है। इसका दूसरा लाभ है बड़े से बड़े रासायनिक अभिक्रिया को एक लाइन में दर्शाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान की गणना करना आसान होता है। रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? तो हम लोग निम्न क्रियाओं द्वारा रासायनिक समीकरण के दोषों को दूर कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कि पहला है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी। अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी उनके सूत्रों के ठीक आगे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G तथा पदार्थ के जलीय विलयन के लिए AQ अंकित किया जा सकता है। S फॉर सॉलिड यानी कि ठोस, G फॉर गैस, AQ यानी कि एक्वस अर्थात जलीय विलयन, L फॉर लिक्विड अर्थात द्रव। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख रखा है Zn, ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो इसे हम S लिखेंगे, इसके आगे H2SO4, इसका जलीय विलयन होता है तो इसके आगे हम लोग AQ लिख देंगे अर्थात एक्वस टेंस टू ZnSO4 एक्वस यानी कि AQ प्लस H2 अर्थात गैस। इससे हमें इन सभी की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो ये एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हुआ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊष्मा ग्रहण करके NO अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अर्थात इससे हमें ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक आगे ऊपर की ओर एरो का निशान दे दिया जाता है। जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस के आगे हम लोग ऊपर की ओर एरो का निशान दे देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये गैस है। चौथा, अवक्षेप बनने की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के सूत्र के बाद नीचे की ओर एरो का निशान दे दिया जाता है। जैसे कि AgNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया कर AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसके आगे हम लोग नीचे की ओर एरो का तीर दे देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक अवक्षेप है और नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। पांचवा है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों को दर्शाया जाता है। जैसे कि KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस शर्त को हम लोग तीर के ऊपर लिख देते हैं, जिससे हमें इसके शर्त की जानकारी प्राप्त होती है। छठा है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर चिन्ह दिए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाने पर अमोनिया बनाता है, और अमोनिया को जब हम गर्म करते हैं तो यह पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में संयोग कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को आपस में अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अगला रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई बड़ा पदार्थ या यौगिक अपघटित होकर छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिकों से उस धातु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान प्राप्त कर लेते हैं और नया यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का विलयन बनाता है और कॉपर को बाहर कर देता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को जब संयोग कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको अच्छी तरह से जानने के लिए आप जाकर आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है वहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी का। अगर आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी को जान लेंगे
तो इसे समझने में आप और भी आसानी होगी। तो आप आई बटन में जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। अगला है द्विक विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग द्विक विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नीचे की ओर तीर का निशान आपको यह संकेत देता है कि यह एक प्रकार का अवक्षेप है। पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कुछ ठोस पदार्थ विलयन से पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों आपस में अभिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाते हैं और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। नंबर 6, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं तो यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सिल्वर और ब्रोमाइड में अपघटित होता है। 7वां है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से मिलकर नमक और जल बनाए, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर नमक अर्थात NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यह एक अम्ल है और यह एक भस्म अर्थात बेस है। ये दोनों मिलकर नमक अर्थात साल्ट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है, इसलिए यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। दूसरा है अवकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, उसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ाव हुआ है, अतः यह एक प्रकार की अवकरण अभिक्रिया है। दूसरा है क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर Q प्लस H2O अर्थात जल का निर्माण करते हैं। यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, अतः यह एक प्रकार की अवकरण अभिक्रिया है। इसको याद करने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप दोनों को उल्टा कर दीजिए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अवकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है, जबकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का वियोग होता है और अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी तत्व के परमाणु या मूलक से ऑक्सीजन का संयोग कराता है अथवा हाइड्रोजन का वियोग कराता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। प्रमुख ऑक्सीकारक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है ऑक्सीजन यानी कि O2, दूसरा है क्लोरीन यानी Cl2, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, चौथा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2, पांचवा है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2,
इत्यादि। इसके अलावा भी आपको कई ऑक्सीकारक देखने को मिलते हैं। ऑक्सीकारक को उपचायक भी बोलते हैं। दूसरा है अकारक। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग कराता है या ऑक्सीजन का वियोग कराता है, उसे हम लोग अकारक बोलते हैं, जिसे हम लोग अपचायक भी बोलते हैं। ये भी कई होते हैं। पहला है हाइड्रोजन यानी H2। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। तीसरा है सोडियम यानी Na। चौथा है लोहा अर्थात Fe। पांचवा पारा यानी Hg। छठा है सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में अभिक्रिया कर जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, अतः यह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। जबकि यहाँ जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्साइड में जिंक से ऑक्सीजन का विलगाव हुआ है अर्थात बाहर हुआ है, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, अतः यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़कर अवकरण अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, अतः यहाँ पर अवकरण अभिक्रिया हुआ है। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का अलगाव हुआ है अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हुआ है, अतः यह एक उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण किसे कहते हैं? उपचयन क्रिया धातुओं से ऑक्सीजन का संयोग कराकर धात्विक ऑक्साइड के रूप में धातु के ऊपर परत के रूप में छा जाते हैं, जिससे धातु की शक्ति नष्ट हो जाती है और इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। जिसे आप लोग किसी भी लोहे के तवे, तसले या किस लोहे के बने बर्तन या वस्तुओं पर देख सकते हैं। इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वायुमंडलीय नमी से क्रिया कर उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत बैठ जाती है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट होने लगती है, जिसे ही हम लोग जंग, इस भूरी परत को हम लोग जंग भी बोलते हैं। विकृति गंधिता किसे कहते हैं? वैसी क्रिया जिसके कारण खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा या तेल से ऑक्सीजन संयोग कर उस खाद्य पदार्थ के स्वाद को बिगाड़ देता है, हम लोग विकृति गंधिता बोलते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कि हम लोग NCERT के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे और उसके बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।